सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो नई राजन सीरीज है 2022 संस्करण की उसको डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो पहले राजन सीरीज में पूरा डिस्कस कर चुका हूं, सभी बहुविकल्पीय, सभी अतिलघुत्तरीय और सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा मैथ के सामने, वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम लोग जो नई सीरीज आई है इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे 3 से 4 पार्ट में, उसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को इसी तरीके से 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे और फिर समय मिलता है तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने क्लासेस के द्वारा पूरा आपको पढ़ा दिया है, मॉडल पेपर भी मैंने डिस्कस कर दिया है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और आपका जो आपको लगता है जहां जो रह जाता, देखिए मैंने फॉर्मूले की भी वीडियो बनाई हुई है और एक मास्टर क्लास भी बनाई हुई है जिसमें पूरा सिलेबस आपका मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो सारी चीजें बहुत व्यवस्थित ढंग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फिर भी आपको कहीं कोई कमी लगती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग लगातार तत्पर हैं, आप लोग पूरी तैयारी अपनी कीजिए। 25 में 25 नंबर आप गणित में लेकर के आइए। ठीक है, ये पूरे बहुत आसान पेपर होता है आपका गणित का, पूरे आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे, डेफिनेट है, क्योंकि पूरे के पूरे पक्के नंबर होते हैं, कहीं कटने नहीं होते हैं। हैंडराइटिंग के कहीं भी कोई नंबर कटेगा नहीं, आप बस सही सही करके आओगे, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, तो इससे आपका स्कोर बनता है। तो ये गणित के 25 नंबर आपको जरूर लाने हैं, 25 में 25। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को और बहुत ही बेसिक से मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलता हूं। तो आप सभी लोग को, चाहे आपने हिंदी माध्यम में पढ़ाई किया, अंग्रेजी माध्यम में, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो आप कंटिन्यू रखिएगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आने वाली हैं और जहां भी कोई भी दिक्कत लगेगी आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। अब ये देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, ये ऐसा नियम है जिसपे लोग ध्यान नहीं देते। देखिए त्रिभुज जब भी आप पढ़ेंगे तो त्रिभुज में एक नियम होता है, जैसे त्रिभुज की हम 3 भुजाएं मान लेते हैं, जैसे ए बी सी 3 भुजाएं हैं, तो मान लेते हैं अगर इसमें से बी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, जैसे अब भुजाएं हैं तो छोटी बड़ी होंगी, तो मान लेते हैं जो बड़ी भुजा है वो बी है, जो बड़ी भुजा बी है उसका मान हमेशा छोटा होना चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के योग से। ठीक है, तो बड़ी भुजा अगर बी है तो इसका जो मान होगा वह हमेशा छोटा होगा बाकी दोनों भुजाओं से, तभी जो है वह ट्रायंगल पॉसिबल होता है, तभी त्रिभुज बनता है। अब जैसे मान लीजिए बड़ी भुजा इस तरीके से, ये हो गया ए बी और ये स्मॉल बी लेंथ हो गई मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर दोनों का योग जो बन रहा है वह इससे छोटा रह जाएगा, इससे भी छोटा रह जाएगा दोनों भुजाओं का योग, तो आप देखिए त्रिभुज की कहीं पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा होगा, दोनों का योग बड़ा होगा, मतलब लाइन ऐसे कुछ होगी तभी त्रिभुज बन पाएगा। ठीक, आप सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यह नियम आप याद रखिएगा, त्रिभुज में जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं उनका योग जो होता है बड़ी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 छोटी भुजाएं जो हैं वह हैं 3 और 5, इनका योग क्या होगा 8, और जो बड़ी भुजा क्या है वह है 8, तो 8 बराबर 8 हो गया। जबकि क्या होना चाहिए, हमेशा जो मान होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो जो बड़ी भुजा होनी चाहिए थी, मान लेते हैं उसका मान 7 ही होना चाहिए, या फिर जो दोनों भुजाओं का योग आता वह 9 आना चाहिए, 8 से बड़ा आना चाहिए। 8 से बड़ा होगा तभी त्रिभुज पॉसिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, त्रिभुज संभव नहीं, ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 6 ये होती है प्राकृतिक संख्या। तो इसमें से प्राकृतिक संख्या क्या है, 2। ठीक है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा।
और शून्य जो होता है वह प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, यह पूर्ण संख्या में आता है, होल नंबर में आता है। ठीक है, गिनती की संख्या में शून्य नहीं आता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो आ ऑप्शन में देखिए 22/7 भिन्न के रूप में तो लिखा ही हुआ है p बाई क्यू के रूप में, तो यह तो परिमेय संख्या होगा। इसी के साथ ही देखिए 0.69, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 69/100, ये भी p बाई क्यू के रूप में आ गया। और इसको ऑप्शन दा को आप देखिए तो 5/4 इसको लिख सकते हैं। √16 क्या होता है? 4 होता है, तो ये भी p बाई क्यू के रूप में आ गया। अब यहाँ पे पाई का जो मान होता है वह 3.14 इस तरीके से चलता जाता है। इसे किसी भिन्न के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, यानी कि p बाई क्यू के रूप में ये जो मान है यह किसी भिन्न का मान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, यह परिमेय संख्या नहीं होता है। जो पाई होता है वह एक परिमेय संख्या नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा 22/7 कहीं कहीं पाई का मान लिखा जाता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 3.14 यह निरंतर इस तरीके से चलता रहता है। आगे संख्याएं आती रहती हैं जो खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए यह क्या होती है? परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से सर्व समीका है। सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीकाएं वे होती हैं जहां पे जैसे x यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है, x जो है चर संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है। x का कोई भी मान आप रख दीजिए। ठीक है, आप x का मान रखते जाइए 1 2 3 4 5 ऐसे चेक करने के लिए कोई भी मान आप रख लीजिए, तो दोनों पक्ष जो होने चाहिए वह बराबर आने चाहिए। ठीक है, सर्व समीका हम उसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ में तो दो पक्ष हैं ही नहीं, तो ये सर्व समीका नहीं है। इसी तरीके से अब देखिए ऑप्शन सा को आप देखिए, यहाँ x का मान आप 1 रखेंगे तो एक तरफ 4 मिलेगा और दूसरी तरफ 8 मिलेगा, तो ये भी सर्व समीका नहीं है। इस तरीके से अब ऑप्शन बा में देखिए अगर आप 1 रखते हैं x का मान तो आपको क्या मिलेगा? 4 एक तरफ और दूसरी तरफ भी 4। इसी तरीके से 2 आप मान रखेंगे x का तो ये हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6, और इसी तरीके से इधर भी 6 आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे x के किसी भी मान के लिए यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा, यह एक सर्व समीका होगा। और ऑप्शन दा को आप देखेंगे तो x के सभी मान के लिए यह दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे सर्व समीका क्या हो जाएगा? 2 × x + 1 = 2x + 2। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है, 3 के घाते x धन 2 = 81, तो x का मान होगा। ठीक, अब देखिए 3 के घात में है x धन 2 और बराबर 81। ठीक, अब 81 आप सोचिए, देखिए किसी भी दो संख्याओं का कंपैरिजन हो रहा है, दो संख्याओं का कंपैरिजन हो रहा है और वो भी घात में संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे घात में संख्या, जैसे x के पावर a लिख दिया हमने और इसी तरीके से हमने इसको दिखा दिया किसी नंबर a के बराबर, तो हम क्या करेंगे? a को x के घात के रूप में लिखना चाहेंगे ताकि आधार समान होने पे और बीच में बराबर का चिन्ह होने पे क्या होता है? घातें भी बराबर हो जाती हैं। यह एक नियम होता है। ठीक है, घात का नियम होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 81 को 3 के रूप में तोड़ेंगे, तो 81 को देखिए 3 से आप भाग दीजिए, 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2 और 7 27, फिर 3 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी 81 को कितना लिख सकते हैं? 3 के घाते 4 और इधर है 3 के घाते x धन 2। अब देखिए अगर आधार समान है, आधार यहाँ पे क्या है? 3, बेस 3 है और घात में इधर क्या है? x + 2 और इधर है 4। तो अगर आधार समान है और बराबर का चिन्ह है बीच में तो घातें भी समान हो जाती हैं, यानी x + 2 = 4 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा? 4, और ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 2। x का मान कितना आ गया? 2। यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा x का मान 2 होगा। ठीक,
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 है, दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 501 का वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप होगा मतलब कि इसको स्क्वायर के रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे 9 संख्या अगर लिखी होती 9, तो 9 को स्क्वायर के रूप में अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 3 के घाते 2, 3 का 2 बार गुणा करते तो 9 आता है। इसी तरीके से अब इसका हमें दशमलव वाली संख्या का वर्ग रूप लिखना होता है। तो दशमलव वाली संख्या का वर्ग रूप लिखना है तो सबसे पहले आप इस तरीके से समझिए, जैसे कहीं पे अगर 0.3 ही लिखा रहता तो 0.3 का गुणा अगर 0.3 में किया जाता है तो 2 स्थान पे दशमलव हो जाता है, और 3 का गुणा 3 कितना होता है? 9 होता है। तो 2 स्थान पे दशमलव लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है और यहाँ एक स्थान पे दशमलव है। तो ये हो जाएगा 0.09। देखिए 2 स्थान पे दशमलव आ गया, ठीक। अब यही दशमलव वाली जो बात है यही आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ऑप्शंस को आप देखिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 0.01 का गुणा 2 बार करेंगे 0.01, तो 4 स्थान पे दशमलव लगेगा, इसका मान इतना आएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा, और 3 स्थान पे दशमलव यहाँ पे है तो 3 स्थान पे यहाँ होगा, और 3 स्थान पे फिर इसी का गुणा हो रहा है तो 6 स्थान पे दशमलव लगेगा, ठीक है। और हमारे प्रश्न में जो संख्या दी गई है उसमें भी कितने स्थान पे दशमलव है? 6 स्थान पे दशमलव है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7, 3/4 ऋण 5/4 का मान कितना होगा? ठीक है। अब देखिए अगर किसी भिन्न में ऊपर नीचे ऋण है दोनों में, तो ये क्या हो जाता है? दोनों ऋण ऋण आपस में कट के धन हो जाते हैं। अब ये देखिए 3/4 है तो इसे ऋण 3/4 लिखा जा सकता है। ऊपर नीचे ऋण का गुणा कर देंगे, ठीक। और फिर बीच में यहाँ ऋण है और ये है 5/4। तो देखिए हर समान है तो इसको लिख सकते हैं पूरे के बटे 4, और ऊपर देखिए ऋण 3 है और यहाँ है ऋण 5। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर देखिए दोनों ऋणात्मक हैं तो ऋण 3 ऋण 5 जुड़ के ऋण 8 हो जाएगा, और बट्टे कितना है? 4। 4 से काटिए 8 को 2 बार में, और ऋण बचा हुआ है तो ऋण 2। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ऋण 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब जो संख्याएं अपने और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो 80 के बाद 81 आप देखिए, 80 के बाद 80 और 90 के बीच हमें देखना है, तो 80 और 90 के बीच में क्या आता है? 81 आता है। 81 देखिए किससे कटता है? 3 से कटता है, तो 81 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 82 जो है वह 2 से कटता है, जाहिर सी बात है 82 भी भाज्य संख्या है। 83 आप देखोगे तो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो 83 एक अभाज्य संख्या आपको मिल जाएगा। और 84 2 से कटता है, 85 5 से कटता है, 86 2 से कटता है, 87 जो है वह 3 से कटता है, 88 जो है वह 2 से कटता है, और 89 आपको ऐसी संख्या मिलेगा वह किसी से नहीं कटता है। तो 80 और 90 के बीच ये 2 अभाज्य संख्याएं आपको मिल जाएंगी जो ऑप्शन दा में दी गई हैं, 83 और 89। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 6 की अनुवर्ती, प्रश्न संख्या 9 है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती, 6 के बाद आने वाली संख्या। तो अनुवर्ती कहे उत्तरवर्ती कहे तो वह कौन सी संख्या होती है? बाद में, जस्ट बाद में एक जोड़ के आपको जो संख्या मिले वही संख्या उस संख्या की दी हुई संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। तो 6 में 1 जोड़ोगे क्या मिलेगा? 7। तो केवल 7 जो है वह अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से x अंश का मान कितना होगा? तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए बस आपको 2 चीजें जानने की जरूरत है। एक लाइन पे देखिए, अगर कोई एक लाइन है इस प्रकार से ए बी, तो इस पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है, 180 डिग्री का। यह आपको जानना जरूरी है। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे जैसे ये पॉइंट मान लीजिए ए है
और ये पॉइंट यहाँ पे बी है। ठीक, तो ये भी ए बी एक रेखा है। अब पूरे ए बी पे यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब यहां तक इतने में 107 अंश का कोण बन गया, यह आपको दिखा दिया। ठीक, तो बचे में कितना बनेगा? बचे में 107 अंश के बाद 180 तक कितना, जितना बचा हुआ होगा उतना बनेगा, यानी कि 180 माइनस 107, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 73 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 73 डिग्री। इस तरीके से आप निकाल लोगे। ये जो बचा हुआ पोर्शन है वह 73 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे में 180 डिग्री बनता है। अब इसके बाद दूसरा नियम जो आपको जानने की जरूरत है वह एक त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो उसमें जो पूरा कोण बनता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? x अंश एक कोण है 51 डिग्री, और एक कोण है 73 डिग्री का। यह तीनों का योग कितना होगा? 180 होगा। अब x अंश और यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, 51 और 73 को, तो ये हो जाएगा 4 और 7 और 5 क्या कितना हो जाएगा? 12, तो 124 डिग्री और 180 अंश। अब x अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 124, तो ये कितना आ जाएगा? 56 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा, देखिए 56 डिग्री, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दो बहुत ही आसान सी चीजें अगर आपको पता होती तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक, पूर्णांक आपको पता है 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और इसी तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 जिसका डेसिमल पार्ट 0 होता है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जिसका दशमलव जो पार्ट होता है, दशमलव का भाग उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। इसी तरीके से यहाँ पे ऋण 5 ऑप्शन बा में दिया गया है। तो ऋण 5 क्या है? यह ऋणात्मक ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। और बाकी आप देखिए ये पूर्णांक नहीं है, ये एक भिन्न है। ऑप्शन आ में ऋण 3/5 और शून्य जो है वह ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। और ऑप्शन दा को आप देखेंगे तो यह पूर्णांक नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो शून्य का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, ऋण 1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो ऋण 1 और 1 के बीच आप सोचिए, ऋण 1 और 1 के बीच आपको परिमेय संख्या लिखना है। तो आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर ऋण 33/47 लिख दें और इसके बाद ऋण 34/47 लिख दें, ऋण 38/47 लिख दें, या ऋण 4/5 लिख दें, इसी तरीके से 7/8 लिख दें आप, इसी तरीके से 334/511 लिख दें, आप कुछ भी लिख देंगे। इस तरीके से आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं जो ऋण 1 और 1 के बीच में आएंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं आप कितनी संख्याएं लिख सकते हैं? अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, ऋण 1 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है किसी संख्या का? जैसे कोई संख्या a है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होगा जिसमें उसको जोड़ने तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऋण 8 है और प्लस b करें हम लोग 0 हो जाए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, तो ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम 8 होगा, जो कि यहाँ दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होगा उन्होंने एडिटिव इनवर्स पढ़ा होगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है,
ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पे ऋण 16 का भी देखिए योगात्मक प्रतिलोम आपको क्या मिलेगा, बस आप चिन्ह बदल दीजिए संख्या का। ऋण 16 दिया गया है तो 16 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पे दिया नहीं गया है तो ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, जब दो अनुपात समान हों तो उनके ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को हम लोग समानुपात कहते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा समानुपात, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, दो अनुपात, तो हम लोग ऐसे अनुपात को, दो ऐसे रेशियो को क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। तो ऑप्शन सा समानुपात सही हो जाएगा। समानुपात को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न भी समानुपात से है। तो समानुपाती पदों 20:30 समानुपाते 60:90 में, अब यहाँ पे आपको बताना है मध्य पद कौन सा है, बाह्य पद कौन सा है। अब देखिए 20:30 समानुपाते 60:90 लिखा गया है, ठीक है। तो बीच में समानुपात का चिन्ह है, तो समानुपात से लगे हुए जो पद होते हैं, जैसे यहाँ पे 30 और 60 हैं, 30 और 60 को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पद कहते हैं। जो समानुपात चिन्ह से लगे हुए अंक होते हैं उनको हम लोग मध्य पद कहते हैं, और जो बाहर छोर पे होते हैं, बाहर दोनों छोर पे जो पद होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य पद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सटीक बैठ रहा है, 30 और 60 मध्य पद होने चाहिए। तो 30 और 60 जो है ऑप्शन दा में मध्य पद दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा 30 और 60 मध्य पद है। अब देखिए यहाँ पे कोई और ऑप्शन सही नहीं होगा। अब एक ऑप्शन और सही हो सकता था, 20 और 90 बाह्य पद हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 और 90 कहीं पे एक साथ लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ड इस तरीके से सही हो गया, 30 और 60 मध्य पद हैं। अब इसके बाद देखिए संख्या 18 है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। अब 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि हम देखिए कोई भी संख्या होती है तो हम लोग, कोई भी दो अनुपात होते हैं तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि वो समानुपात में है या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं, जैसे यहीं पे लिख दें 25:75 और 500:1000। तो अगर यह समानुपात में होते हैं तो बाह्य पद कौन सा बनेगा, 25 और 1000, और मध्य पद कौन सा बनेगा, 75 और 500, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का गुणा 1000 में होगा तो ये हो जाएगा 25,000, और 75 का गुणा आप करोगे 500 में तो ये हो जाएगा 37,500। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य पदों का जो गुणा है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। अब देखिए ऑप्शन सामने लिखा गया है, दोनों गुणनफल जो है बराबर है, तो यह तो नहीं है, बराबर नहीं है। और मध्य पदों का जो गुणनफल है वह कितना है, यहाँ पे देखिए कितना दिया गया, 3750, जबकि मध्य पदों का जो गुणा है वह 37,500। अब इस तरह ऑप्शन बा सही हो जाएगा, बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या 19 है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। 6 और 54 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे आप निकालते हो, अगर x मध्यानुपाती होगा तो 6 के साथ जो अनुपात होगा 6:x, फिर समानुपाते x अनुपाते 54, यही होता है। यानी कि x जो होता है वह दोनों x का गुणा x में किया जाए, यानी कि x² मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, यानी कि 6 गुणे 54। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 और हासिल लगा 2, 6 × 30 और 2 32। अब 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √324, यानी कि ये आ जाएगा 18। तो x जो हो जाएगा मध्यानुपाती वह कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 18, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 20 है, 5:5 समानुपाते x अनुपाते 45। x का मान आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। मध्य पदों का गुणा आप कर लीजिए 5 × x, और बाह्य पदों का गुणा कितना आ जाएगा, 5 ×
45। सीधे सीधे 5 5 कट जाएगा, x बराबर सीधे आपको दिख रहा है x बराबर 45 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बा, वह कितना हो जाएगा 45, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 12 और 18 का लासा है लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 9 के मल्टीपल में, 12 के मल्टीपल में और 18 के मल्टीपल में सबसे छोटी जो कॉमन मल्टीपल है सभी में, वह कितना होगा, वह होगा 36। ठीक है, 36 आप देखिए सभी के गुणज में आएगा, 9 में, 12 में, 18 में, और 36 से बड़ा 72 भी आएगा, तो 72 जो होगा वह लासा नहीं होगा, वह केवल इन तीनों का मल्टीपल ही होगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा 36, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके प्रश्न संख्या 23 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 गिनती हम लोग कहाँ से सीखते हैं? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, वह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होल नंबर की गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बस प्राकृतिक संख्या में शून्य और आगे लगा दीजिए तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आज हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा शून्य। इसके बाद देखिए 25 है, एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। एक जो होता है वह ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, क्योंकि भाज्य अभाज्य के परिभाषा में ही हम लोग एक का प्रयोग में लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं वे संख्याएं जो खुद से और एक से कटती हों और किसी संख्या से ना कटती हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो एक तो परिभाषा में ही आ जाता है, तो एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पे 25 प्रश्न देख लिए बिल्कुल, और अब जो बाकी के प्रश्न हैं वह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है इन 25 प्रश्नों में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और ये ऐसे ही नया वाला सीरीज चलता रहेगा। और बाकी बहुत सारे क्लासेस मैंने लिए हैं और बहुत हेल्पफुल क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप देखिए मैराथन क्लास आपको मिल जाएंगी, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर डालिए, प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप 25 में 25 स्कोर करके आ पाओगे। 1 घंटा का पेपर होता है आपका, और एक ही दिन में 2 से 3 पेपर आपके होते हैं। तो आप लोग का अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आपको आते हुए प्रश्न आप छोड़ के आओगे। ठीक है, यह मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। आप प्रैक्टिस बना लीजिए, जितने भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलते हैं सभी वीडियोस को आप देख करके ही जाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए, आगे आने वाली वीडियोस भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे या कमेंट बॉक्स में जाओगे, आपको सभी जितने भी विषय हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों का लिंक मिल जाएगा। आप गणित के सामने का लिंक अगर प्रेस करेंगे तो आपको गणित से जुड़ी हुई सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब इस वीडियो को दोस्तों आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, आपके सभी जितने मित्र हैं सभी को शेयर करिए अधिक से अधिक। और कहीं भी आपको अगर कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको यह क्लास कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।